हाँ, पहले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग पहले पार्ट में देखे हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूल का हम आईआर करते हैं उसमें मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करता है। मॉलिक्यूल में जो आइटम होते हैं, जो कि आइटमों से मिलकर ही मॉलिक्यूल बना होता है, उसमें एटम वाइब्रेशन कैसे करते हैं वो सारी चीज हमने देख लिया था कि ये दो प्रकार के वाइब्रेशन होते थे। एक आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता था, दूसरा आपका बेंडिंग वाइब्रेशन होता था। स्ट्रेचिंग में आपने पढ़ा था कि दो प्रकार के वाइब्रेशन थे, एक आपका सिमेट्रिकल वाइब्रेशन था, एक आपका एसिमेट्रिक वाइब्रेशन था। उसी प्रकार बेंडिंग में आपने पढ़ा था कि दो प्रकार के वाइब्रेशन थे, एक आउट ऑफ प्लेन, एक इन ऑफ प्लेन। इन ऑफ प्लेन में आपने देखा था कि सिजरिंग वाइब्रेशन हो रहा था। सिजरिंग आप देखे थे, रॉकिंग देखे थे जो आपके इन प्लेन में होते थे, और आउट ऑफ प्लेन में आपने देखा था कि वेगिंग प्लेन होता था और ट्विस्टिंग प्लेन जो है वो आउट ऑफ प्लेन में होता था। ये सब सारी चीजें हम देख चुके थे। अब हम आज देखेंगे कि जैसे हमको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, तो मॉलिक्यूल एक सैंपल के रूप में, तो कोई भी सैंपल हमको दिया जाए, उस सैंपल का हम कैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। जैसे कोई भी हमको दे दिया जाए कि ये लीजिए कोई सैंपल, उसका आप आईआर निकालिए। तो उस सैंपल में जो हम कैसे कैसे हैंडल करते हैं सैंपल को, कैसे सैंपल हमारा कैसा होना चाहिए, सॉलिड हो कि लिक्विड हो कि गैस हो, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों करता है, सॉलिड का हो भी, लिक्विड का भी हो, गैस का। तो पहला पॉइंट कहा गया है कि आईआर स्पेक्ट्रोमेट्री डील्स करता है मेजरमेंट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम का। यानी जो भी हम सैंपल लेते हैं उसमें जो भी आईआर स्पेक्ट्रम आता है, जब आईआर रेडिएशन डालने पर, उन सब के बारे में ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बताता है। स्पेक्ट्रम के बारे में कि स्पेक्ट्रम से हमको क्या पता चला, इस सैंपल में क्या है क्या नहीं। ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सैंपल्स। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉलिड के लिए भी होता है, लिक्विड के लिए भी होता है, और गैस के लिए भी होता है, कोई भी सैंपल आपका। ठीक है। अगला पॉइंट कहा गया मटेरियल कंटेनिंग सैंपल मस्ट बी ट्रांसपेरेंट टू टू द आईआर रेडिएशन। यानी जो भी हम सैंपल लेते हैं, वो उस सैंपल को जिसमें हम लेते हैं, यानी कंटेनिंग, जो भी हमारा कंटेनर रहता है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो हम मटेरियल लेते हैं, जो भी सैंपल का मटेरियल लेते हैं, उसको जिस कंटेनर में रखते हैं, उस कंटेनर कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगला पॉइंट है हैज द सॉल्ट लाइक NaCl, KBr आर ओनली यूज्ड। अब इसमें जो हम यूज करते हैं साल्ट, जैसे हमने सैंपल लिया तो डार्ट सैंपल को हम आईआर करते नहीं है, उस सैंपल के साथ हम साल्ट को मिक्स करते हैं। और उस साल्ट, जो साल्ट हम मिक्स करते हैं, वो मैक्सिमम दो ही होते हैं, NaCl और KBr। इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। अब सैंपल जो होता है सॉलिड, वो तीन टेक्निक से किया जाता है। एक सॉलिड फिल्म टेक्निक होता है, दूसरा प्रेस प्लेट टेक्निक होता है, तीसरा मल्ट टेक्निक होता है। हम एक एक टेक्निक देखते हैं। सॉलिड फिल्म टेक्निक में क्या होता है कि जो सॉलिड फिल्म होता है कैन बी डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ KBr या NaCl प्लेट बाय allowing a solution in a volatile solvent to evaporate drop by drop on the surface of the plate। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारा जो सॉलिड फिल्म है, उसको डिपॉजिट हम कर देते हैं कोई KBr NaCl का कोई प्लेट होता है, मान लीजिए कोई KBr NaCl का प्लेट हमने लिया, उसके सरफेस पर हम सॉलिड फिल्म को डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट करने के बाद उसमें हम सॉल्वेंट जो यूज करते हैं, वो सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसा सॉल्वेंट हो? वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट को जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज करते हैं किस पे? उस सरफेस पर, जो हमने हमारा सॉलिड फिल्म है उसके सरफेस पर यूज करते हैं। इससे अच्छा वोलेटाइल सॉल्वेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, इस वजह से हम वोलेटाइल सॉल्वेंट का यूज करते हैं। आईआर रेडिएशन इज देन पास थ्रू द थिन लेयर डिपॉजिट। अब जो हमारा KBr NaCl का प्लेट था, उस पर सॉलिड फिल्म डिपॉजिट हुआ था, उस पर हम आईआर रेडिएशन डालते हैं, जिससे हमको स्पेक्ट्रम मिल जाता है। पहला था सॉलिड फिल्म टेक्निक, दूसरा था प्रेस प्लेट टेक्निक, और KBr प्लेट मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में
हम क्या लेते हैं, सॉलिड सैंपल ले लेते हैं, जब जिस सैंपल का हमको आईआर करना है उसके स्मॉल अमाउंट में उसको ले लेते हैं, और 0.1 से 2% हम ले लेते हैं केबीआर NaCl का पाउडर, और दोनों को आपस में कर देते हैं मिक्स। तो मिक्स करते हैं प्रेशर में। किससे करते हैं, प्रेशर। और प्रेशर कैसा होता है, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस कैसे किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर का। जो कंप्रेस होता है 10,000 से 15,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। जो मिक्सर को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। अब कंप्रेस करने के बाद उस मिक्सर को एक ट्रांसपेरेंट डिस्क में रख दिया जाता है। अब जो ट्रांसपेरेंट डिस्क हम यूज करते हैं उसका नाम होता है क्यूवेट। उस क्यूवेट की जो थिकनेस होती है, यानी जो डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर होता है, और थिक जो होती है 1 से 2 मिलीमीटर होती है, ठीक है। 1 से 2 mm में उसकी थिकनेस होती है, और जो डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर का। उसमें हम कंपाउंड को रख देते हैं। अब जो डिस्क हमारा तैयार हो गया है उसको किस में रखते हैं, वैक्यूम में। वैक्यूम। अच्छा, अब वो डिस्क को हम वैक्यूम में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एयर और मॉइस्चर दोनों को एलिमिनेट करना होता है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने उसको सैंपल बनाया, उस सैंपल में एयर आ गया या मॉइस्चर आ गए, अब मॉइस्चर में नमी है, वाटर आ गई, एयर ऑक्सीजन है, तो उसकी वजह से उसकी जो आईआर फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग हो जाएगी। इस वजह से जो सैंपल होता है हमारा वैक्यूम में रखा जाता है। ये भी पूछ सकता है कभी कभार कि जो डिस्क हम प्रिपेयर करते हैं उसको कहाँ रखते हैं, वैक्यूम में रखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट आ गया, दीज प्लेट आर ट्रांसपेरेंट टू आईआर रेडिएशन एंड इट इज यूज फॉर द एनालिसिस। यानी जो प्लेट होती है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जब हम आईआर रेडिएशन यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं आगे। अब देखो, अब आईआर रेडिएशन सोर्सेस क्या है। जैसे अब तक तो आपने सैंपल को कैसे हैंडल करना सारी चीजें सीख ली, कि सैंपल हमारा कैसा रहेगा, उसको सॉलिड में रहेगा कैसे, के बी आर NaCl के साथ मिक्स करके प्लेट बना लेना है। प्लेट बनाने के बाद उसको कंप्रेस करके उस पे आईआर रेडिएशन कराना है। अब जो आईआर रेडिएशन सोर्स, अब आईआर रेडिएशन जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये तो है नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो सूर्य से आ रही है, क्योंकि सूर्य में बहुत सारे रेडिएशन होते हैं। तो हमको जो रेडिएशन आईआर सोर्स यूज किया जाता है वो तीनों चीज को ध्यान में रख के किया जाता है। जो जो रेडिएशन सोर्स हम यूज करते हैं आईआर रेडिएशन, वो तीन चीज मेन इंपॉर्टेंट। पहला क्या, इंटेंस इनफ फॉर डिटेक्शन। जिस मॉलिक्यूल के लिए हम यूज करते हैं उसको डिटेक्शन के लिए उसकी इंटेंस पर्याप्त रूप में होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। फिर जो हमको जितने वेवलेंथ की आवश्यकता है, डिजायर्ड वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ हमको आवश्यकता है उससे उससे एक्सटेंडेड होना चाहिए, कम ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना होता है। अब जो कुछ पॉपुलर सोर्स है आईआर रेडिएशन के, जैसे हम इनकैंडेसेंट लाइम का यूज करते हैं, नस्ट ग्लोवर का यूज करते हैं, ग्लोबर सोर्स का यूज करते हैं, मरकरी आर का यूज करते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि आईआर रेडिएशन जो है किस सोर्सेस इनमें से कौन सा है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और कोई तीन अन्य ऑप्शन दे देंगे, तो याद। ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड के बारे में, कि जो हम सॉलिड फिल्म बनाते हैं वो बनाते कैसे हैं। तो जैसे एमार्फस सॉलिड को डिसॉल्व किया जाता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन को प्योर कर दिया जाता है एक रॉक सॉल्ट NaCl। जैसे हमने कहा, मान लीजिए कोई सैंपल है सॉलिड, उसका आपको आईआर करना है। उस सॉलिड को आप छोटे पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। जब वो पाउडर के रूप में पीस लेते हैं, फिर उसके बाद NaCl को भी पाउडर में पीस लीजिए। अब NaCl और जो आपका सैंपल है दोनों पाउडर में हो गए। अब दोनों को एक सॉल्वेंट की मदद से, और सॉल्वेंट कैसा हो, वोलेटाइल सॉल्वेंट हो, वोलेटाइल सॉल्वेंट की मदद से एक प्लेट पर चिपका लिया जाता है, मतलब एक प्लेट बना ली जाती है। उसमें से आप टीएलसी देखे होंगे, टीएलसी, टीएलसी के ऊपर से सिलिका जल लगाया जाता है, वैसे प्लेट पर इन सब प्लेट बना लेते हैं सॉल्वेंट की मदद से। उसके बाद सॉल्वेंट धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि वो हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया था। अब आपके पास केवल NaCl और जो आपका सैंपल है वो बचता है। ये सॉलिड फिल्म है। अच्छा, लिक्विड में कैसा करते हैं, तो जब हम सैंपल करते हैं लिक्विड में, तो देखिए लिक्विड में क्या होता है, नीचे जो लेयर होती है वो NaCl की प्लेट, ऊपर NaCl की प्लेट होती है, और बीच में जो है लिक्विड हम डाल देते हैं सैंपल का। जैसे जो हमारा सैंपल है, मान लीजिए कोई लिक्विड में हमको करना है यार, तो हम जो लिक्विड हम लेते हैं सैंपल का, उसको बीच में रख देते हैं, ऊपर NaCl नीचे NaCl का प्लेट लगा देते हैं, एक सैंडविच के आकार का
कुछ बन जाता है। एक इसका आकार कैसा, एक सैंडविच की तरह दिखाई देता है कि नीचे NaCl की प्लेट है, ऊपर NaCl की प्लेट है और बीच में आपका सैंपल है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और उसके बाद IR इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इस सैंपल की थिकनेस कितना होना चाहिए, 0.01 से 0.05 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है कि जो सैंपल लेते हैं उसकी थिकनेस लिक्विड में कितना होना चाहिए, 0.01 से 0.05 में होना चाहिए। अच्छा, गैस के केस में क्या होता है, तो सैंपलिंग जब गैस के किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो गैस, जो ग्लास बनाई जाती है, जो ग्लास सेल बनती है वो NaCl का होता है, उसी में क्या किया जाता है, गैस को भर दिया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गैसेस के होते हैं, जैसे एग्जांपल में कहा गया 1,2-डाइऑक्सिल में करना होता है, गैस के रूप में उनकी IR होती है। यानी मैक्सिमम आपके IR जो है वो सॉलिड में होते हैं, और सबसे कम गैस में होते हैं, लेकिन अधिकतर आपका जो IR होता है सॉलिड में ही होता है, उसके बाद लिक्विड में। ठीक है। अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा बता गया है कि कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट होता है। तो डिस्पर्जन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें सिंगल बीम है। जिस सिंगल बीम में क्या होता है, ये अरेंजमेंट होता है कैसे है, जैसे देखो, ये आपका सोर्स है। सोर्स का मतलब हुआ जहां से IR रेडिएशन गुजारी जाती है, ये एक एंट्रेंस स्लिट है। ये एक प्रिज्म की तरह है, जिसे हम डिस्पर्जन डिवाइस कहते हैं। ये एक एग्जिस्ट सील है। ये आपका डिटेक्टर है, ये सैंपल है। इसमें अरेंजमेंट देखो होता कैसे है, सोर्स से हमारे पास से यहाँ सोर्स से एक लाइट गुजरी, ठीक। अब ये सोर्स से जो लाइट गुजर रही है, ये एक स्लिट से गुजारी जाती है, छोटे से होल से, छोटे से होल से गुजारी जाती है, एक प्रिज्म के आकार का डिवाइस है। यहाँ से फिर ये रेडिएशन में फैलता है, उसके बाद फिर एक स्लिट के पतले से होल से यहाँ से गुजारी जाती है, गुजारी जाती है। अब जो रेडिएशन, ये रेडिएशन निकल रहा है, जो रेडिएशन आपको दिखाई दे रहा है, ये रेडिएशन और ये रेडिएशन, ये कैसे होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होना चाहिए। ठीक है। अब जब ये रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन जब इस सैंपल से गुजरते हैं, ये सैंपल है। अब जो आपका ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स की तरह, इसे कहा जाता है क्यूवेट। देखो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, जो पिछले भी हमने बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये क्यूवेट है, इसका नाम है क्यूवेट, ये ट्रांसपेरेंट है। इसके बीच में आपका सैंपल रखा हुआ है। अब उस सैंपल से जब ये रेडिएशन गुजरती है, यहाँ आपका डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करके बता देता है कि आपके सैंपल में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। ये सिंगल बीम था। एक दूसरा होता है डबल बीम होता है, और देखते हैं। ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। इसमें क्या होता है, IR सोर्स यहाँ है, इस IR सोर्स को यहाँ से गुजारा जाता है, यहाँ एक मिरर लगा दिया जाता है। अब मिरर से ये रेडिएशन बेंड हो जाती है, जिससे एक सैंपल सेल होता है, इस सैंपल सेल से गुजारा जाता है रेडिएशन को। फिर यहाँ एक मिरर लगा दी जाती है, और मिरर लगाने के बाद जब रेडिएशन इधर ट्रांसफर होती है, यहाँ एक बीम चॉपर लगा दिया जाता है, यहाँ एक बीम चॉपर लगा दिया जाता है। दूसरा रेडिएशन मिरर से होते हुए एक बेंड होकर एक रिफरेंस सेल यूज किया जाता है। अब ये रिफरेंस सेल वही NaCl या KBr का सेल होता है, जिसे रिफरेंस के तौर पर हम लेते हैं। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि IR में जो रिफरेंस सेल यूज किया जाता है किसका होता है, तो KCl और NaBr, NaCl और KBr का होता है। यहाँ से ये बीम गुजार आती है, फिर यहाँ मिरर लगा के एक बेंड, फिर इस बीम चॉपर से गुजार के एक पतले से स्लिट से, देखो इस स्लिट के पतले से होल से ऐसे गुजारा जाता है। यहाँ एक डिफ्रैक्टिंग ग्राफ ग्रेटिंग की जाती है, उसके बाद डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद एम्पलीफायर पर भेज देता है। एम्पलीफायर में आपको पता चल जाता है रिकॉर्डर में कि ऐसे ऐसे पीक आ रही है। अब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इस सैंपल में प्रेजेंट होता है, इस इस सैंपल में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पीक अलग अलग आ जाती है, तो हम बता देते हैं कि जो दिया गया हमारा सैंपल है उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या नहीं। अब आता है फिंगरप्रिंट रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिंगरप्रिंट रीजन क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन का रेंज पूछा जाता है। तो जो एब्जॉर्प्शन बैंड होती है, जो फिंगरप्रिंट रीजन में जो एब्जॉर्प्शन बैंड आती है वो 1500 से 500 सेंटीमीटर होती है। सीधा एक क्वेश्चन आता है कि फिंगरप्रिंट रीजन में की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसका रेंज कितना होगा, तो 1500 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर के रेंज में ही क्या होती है, फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट रीजन 1500 से 500 सेंटीमीटर की
की रेंज में आती है। अच्छा, फिंगरप्रिंट रीजन होती क्या है? फिंगरप्रिंट रीजन वो रीजन है जहां मॉलिक्यूल के मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप इसी रेंज में आ जाते हैं, 1500 से 500 सेंटीमीटर के बीच में ही आ जाते हैं। जैसे यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए कंपाउंड इट कंसिस्ट ऑफ, जैसे एग्जाम 3 है। अब रेंज दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, अगर उस कंपाउंड में एक कोई टर्सरी ब्यूटिल का ग्रुप लगा हुआ है, कोई आपका मॉलिक्यूल है, अगर उसमें कोई 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप है, तो जो IR रेडिएशन होगा उसका कितना होगा? 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आएगा। यानी 1380 सेंटीमीटर और 1365 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आपका 3 डिग्री ब्यूटिल ग्रुप का आ जाता है। अब जैसे 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में कौन कौन से ग्रुप आते हैं? तो वो सभी कंपाउंड, ऑल क्लासेस ऑफ कंपाउंड, जैसे अल्कोहल हुआ, एस्टर हुआ, लैक्टोन्स हुआ, ये सभी, जैसे अल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन, इन सब की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1350 से 1000 सेंटीमीटर के रेंज में आ जाती है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज ड्यू टू द CO स्ट्रेचिंग होती है। अब अल्कोहल में भी CO होता है, एस्टर में CO होता है, लैक्टोन में CO होता है, तो जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1350 से 1000 सेंटीमीटर में आ जाती है। अब आता है रीजन बिलो 1000 के नीचे में कौन कौन से आती हैं? तो दिस रीजन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल दिया गया है, अब उस सैंपल में कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन सा नहीं प्रेजेंट है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, लैक्टन है, कोई अल्कोहल एस्टर लैक्टन हो या उसमें टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप हो, सिस है कि ट्रांस, वो सब आपके फिंगरप्रिंट रीजन में आ जाते हैं। ठीक है। अगर आपके कंपाउंड में सिस है, एल्कीन है या ट्रांस एल्कीन है, तो 1000 सेंटीमीटर के नीचे उनकी फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई देती है। अगर आपके पास में अल्कोहल या एस्टर या लैक्टोन टाइप का 1350 से 1000 सेंटीमीटर की रेंज में आती है। ये सब रेंज आपको एक बार देखना देखना है। और फिंगरप्रिंट रीजन तो याद रख लेना है कि 1500 से के 500 सेंटीमीटर के बीच में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगला होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जो आपका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आती थी, उनको कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं? जैसे पहला सिमेट्री। अब अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं। यहाँ कहा गया है सिमेट्रिक कंपाउंड डू नॉट पॉसेस डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सिमेट्रिक कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट होता नहीं है, तो वो IR इनएक्टिव हो जाएगा। यानी सिमेट्रिकल एसिटाइलिन जो है ये IR इनएक्टिव होती है। यानी पहला इफेक्ट कैसा हुआ? सिमेट्री, यानी आपके मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं हो चाहिए। दूसरा इफेक्ट क्या है? फर्मी रेजोनेंस। अब ये फर्मी रेजोनेंस क्या होता है? फर्मी रेजोनेंस वो होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसकी रेंज कुछ है, मान लीजिए उसका रेंज 1600 के स्पीड लगभग आ रहा हो, लेकिन अब 1600 के बजाय वो 1300 पे आ जाए या 1200 पे आ जाए, तो उसको कहेंगे फर्मी रेजोनेंस की वजह से आ रहा। अब फर्मी रेजोनेंस आज आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी जो आप एक्सपेक्टेड किए थे वो नहीं आएगी। बताया गया इसमें कि फर्मी रेजोनेंस रिजल्ट इन एन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन एनर्जी एंड इंटेंसिटी ऑफ द बैंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि इसमें अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो आना चाहिए इतने पे, लेकिन वो उतने ना होके उससे कम या ज्यादा चली जाती है, उससे अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बताया गया है कि जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है CH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 28 सेंटीमीटर इनवर्स में आती है, लेकिन फर्मी रेजोनेंस की वजह से वो 1400 पे सेंटीमीटर इनवर्स में दे रही है। ये भी एक इफेक्ट है, ये भी ध्यान देना है। ये दो इफेक्ट हो गए। तीसरा आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई अल्कोहल है, अल्कोहल की फ्रीक्वेंसी आ रही है, कीटोन है, एल्डिहाइड है कोई, उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है 1600 के करीब में, लेकिन उसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, 1300 पे 1200 पे आ जाती है। इस
तो ये भी एक इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में आप पहचानोगे कैसे किस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो जो बैंड आपको दिखाई देगा वो ब्रॉड बैंड होगा। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होगी, तो आपका शार्प बैंड आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको है, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर ब्राड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर शार्प बैंड आ रहा है तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक। अब चौथा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे इसमें एग्जांपल बताया गया है एसीटोन। एसीटोन की फ्रीक्वेंसी आती है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स में। 1715 सेंटीमीटर इनवर्स आती है एसीटोन की फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर उसी एसीटोन में कोई क्लोरीन जोड़ दिया जाए, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई क्लोरीन जोड़ दिया जाए। अब क्लोरीन जोड़ने से क्या हुआ? क्लोरोएसीटोन हो गया। अब क्लोरोएसीटोन की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। अब जैसे एसिटोफिनोन की फ्रीक्वेंसी 1693 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, लेकिन अगर उसी पर पैरा अमीनो एसिटोफिनोन कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी घट गई, 1677 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ गई। यहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट आ गया, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। मतलब अगर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट हो, मेसोमेरिक इफेक्ट हो, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ऐसे फील्ड इफेक्ट काम करे जिससे एब्जॉर्प्शन बैंड में चेंज आ जाए, वो चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, तो हम कह देंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ये सब इफेक्ट है। और एक लास्ट है जो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, बॉन्ड एंगल। ये बहुत मायने रखता है। बॉन्ड एंगल, अब आप देख रहे हैं इसकी बॉन्ड एंगल कम है, इसकी बॉन्ड एंगल इससे थोड़ा ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एंगल और ज्यादा है, इसकी बॉन्ड एंगल और ज्यादा है। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 1815 पे है, 1780 पे है, 1745 पे है, 1715 पे है। यानी फ्रीक्वेंसी धीरे 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 जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी घट रही है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्यों ज्यादा आ रही है 1815 में? बॉन्ड एंगल यहाँ कम है। बॉन्ड एंगल कम होने की वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हैं, या एक और अच्छा शब्द है रिंग स्ट्रेन होता है। क्या होता है? रिंग स्ट्रेन। यहाँ लिखा गया रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाती है, इसमें थोड़ा सा रिंग स्ट्रेन कम हो जाता है, इस वजह से थोड़ी और कम फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल आपका रिलैक्स होगा, मतलब उसमें रिंग स्ट्रेन कम होता रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती आएगी। बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। जैसे इसका 1815 है, तो इसमें रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये कीटोन का 1715 आता है। जैसे नॉर्मल कीटोन का कितना आता है? 1715 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। और इस कीटोन का, ये भी कीटोन है, इसका 1715 आता है। क्यों? क्योंकि इस कीटोन में क्या है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों में जो रिंग स्ट्रेन है लगभग लगभग इसमें लगभग लगभग रिंग स्ट्रेन खत्म हो चुका है। तो जो नॉर्मल कीटोन की फ्रिक्वेंसी आती थी 1715, तो वही इसमें आएगी। देखेंगे ध्यान से तो सब कीटोन ही है। तो ये नॉर्मल कीटोन की फ्रिक्वेंसी 1715 सेंटीमीटर पे आती है। लेकिन जैसे जैसे आपका रिंग स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, वैसे 1715 से 1745, 1780 से 1815 तक चला जाता है। यानी इनमें कौन जिम्मेदार है? रिंग स्ट्रेन। और रिंग स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड एंगल पर। ठीक है। ये 5 इफेक्ट थे जिसकी वजह से आई आर जो रेडिएशन होता है वो चेंज होता है, कभी कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये याद रखना। ठीक है। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि आई आर बैंड क्या होते हैं, आई आर स्पेक्ट्रो, तो आईआर में ये आते कैसे हैं, सारी चीजें हमने देख लिया। अब आगे हमको ये देखना है कि ये आईआर जो हम बता रहे हैं कि एक एल्डिहाइड का कीटोन का फ्रीक्वेंसी 1800 पे 1700 पे आ रही है, या फिंगरप्रिंट रीजन में 1500 से 500 सेंटीमीटर यूनिवर्स होता है, वो कैसे स्पेक्ट्रा में कैसे दिखता है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रा में कैसे दिखता है। जैसे उसकी पीक कैसे दिखाई देती है। जैसे हमने कहा कि ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके इंटर होंगे और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो ब्रॉड और शार्प आएगा। तो पिक दिखाई कैसे देता है? या कोई आईआर का
स्पेक्ट्रा हमको दे दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा पीक किसका है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।